आज हम डीएक्सी मॉक क्वांट पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम्स का। पैटर्न देखें तो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है 16 क्वेश्चन 16 मिनट्स, लॉजिकल रीजनिंग 14 क्वेश्चन 14 मिनट्स, और टाइम पर जरूर ध्यान देना, टाइम की बहुत वैल्यू है। वर्बल एबिलिटी 12 क्वेश्चन 15 मिनट्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 12 क्वेश्चन 15 मिनट्स, ऐसे राइटिंग एक ऐसे लिखना होता है 20 मिनट में, ऑटोमेटाफिक्स 7 क्वेश्चन 12 मिनट्स। ठीक है, अब आज जैसा कि मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डीएक्सी क्वांट पेपर जो होता है बहुत इजी आता है, काफी मुश्किल नहीं आता डीएक्सी का क्वांट पेपर। लेकिन दिक्कत यह है कि कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 60 to 70% तक भी डीएक्सी क्वांट पेपर की कट ऑफ जा सकती है। तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच सीखेंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप बेस्ट अप्रोच जो मेरी सीख गए तो आप 16 क्वेश्चन 16 मिनट तो छोड़िए, 16 क्वेश्चन आप 8 से 10 मिनट में कर पाएंगे। चलिए आइए चलते हैं आप पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days and 12 days। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। फर्स्ट लाइन का मतलब यही है, इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली मतलब पहले एक दिन ए आएगा, बिगनिंग विद ए लिखा है, पहले एक दिन ए आएगा फिर एक दिन बी आएगा, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। क्वेश्चन पूछ रहा है ए अगर किसी काम को 8 दिन में करे, बी 12 दिन में करे, अगर ऑल्टरनेटिवली वर्क करेंगे बिगनिंग विद ए तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 8 और 12 का एलसीएम अपना 24, ये मैंने टोटल वर्क मान लिया। क्या मान लिया मैंने, ये टोटल वर्क। ठीक, अच्छा अगर टोटल वर्क 24 है, ए उस काम को 8 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, या ए की एफिशिएंसी 3 होगी कि नहीं, 24/8 3। ए एक दिन में 3 काम करता होगा। अच्छा ऐसे बी की बात करूं, बी अगर टोटल वर्क 24 है, बी 12 दिन में काम करता है, तो एक दिन में बी 2 काम करता होगा, 24/12। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब स्टार्ट करना है ए से। मैंने लिखा यहां पर पहले दिन ए आया जिसने 3 काम करा, सेकेंड डे बी आया जिसने 2 काम करा। तो आप बोलोगे सर 2 days में 5 काम कंप्लीट, मुझे टोटल वर्क करना कितना है 24 तक तो मैं अभी नहीं जा सकता, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करके इसको 20 तक तो जा ही सकता हूं। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 days तक तो मैं पहुंच गया, 8 days में 20 काम हो जाएगा। अच्छा 8 days कंप्लीट हो गए। अब बारी किसकी आएगी, ए की, क्योंकि ए ने स्टार्ट करा था। ए अगर अब स्टार्ट करेगा तो 9 days में 20, और ए एक दिन में करता कितना है 3, तो 20 + 3 23 काम हो जाएगा 9 days में। ठीक, अब बारी किसकी आई, बी की। बी आएगा, बी 2 काम कर देगा। बी को टोटल वर्क करना कितना है 24, 23 तो काम हो चुका, 23 तो काम हो चुका 9 days में। अब टोटल काम करना है हमें 24, रह कितना गया 1, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कितना काम करेगा 9 1/2 days में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 9 1/2 days में मतलब 9.5 days भी कह सकते हो जिसको आप, 9.5 days में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका 9.5 days। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। टोटल सैलरी ऑफ ए बी सी इज ₹444। टोटल सैलरी ए बी सी की 444 है। If they spend 80%, 85% and 75% of their incomes of their salaries respectively, अपनी सैलरी का 80%, 85% और 75% वो खर्च कर देते हैं। Then the ratio of their savings is 7:6:9। उनकी सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है 7:6:9। Find the salary of B, A, B, C किसी की भी पूछ सकता था मुझसे सैलरी। ठीक है, अब पहले तो देखो A, B और मैंने यहाँ पर C लिख दिया, इनका एक्सपेंडिचर ई लिख दिया मैंने। करते कितना है स्पेंड, 80% स्पेंड करते हैं, 85% ये स्पेंड करता है और 75% ये स्पेंड करता है। 80% ए, 85% बी और 75% सी। तो मैं आपसे पूछूं सेव कितना करेंगे, अगर 80% स्पेंड करते हैं तो सेव ये 20% करेगा, अपनी सैलरी का 20% सेव करेगा, तो टोटल 100% इनकम। ये 85% स्पेंड करता है तो 15% ये सेव करेगा। ये 75% स्पेंड करता है तो 25% ये सेव करेगा अपनी सैलरी का। ठीक है, और मुझे सेविंग्स की रेशियो दी कितनी हुई है 7:6:9 दी हुई है क्वेश्चन में, 7:6:9 दी हुई है क्वेश्चन में। अच्छा आप मुझे बताओ अगर 20% 7 के बराबर है, 20% ए की सैलरी का 7 के बराबर है,
तो 100% जो टोटल सैलरी होगी वो 35 होगी कि नहीं। जैसे 20% अगर 7 के बराबर है तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100% इसका 35 होगा कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि ए की इनकम मेरी 35 होगी कि नहीं रेशियो में। ठीक, अब ऐसे बी की बात करते हैं। बी का क्या केस है, बी में 15% है जो इसकी सेविंग है और वो 6 के बराबर है। अगर 15% इसकी सेविंग 6 के बराबर है तो 1% आपसे पूछूं, 1% कितनी होगी 6/15। और अगर मुझे 100% बतानी हो, 100% इनकम ही है, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 5 से 3 बार, ये 5 से 20 बार और ये 3 से 2 बार, तो कितनी आ गई 40 आ गई यहाँ पर। ठीक, अब बात करते हैं सी की। सी का क्या है, 25% 9 के बराबर है। सी 25% 9 के बराबर है तो 100% 36 के बराबर, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई, तो 100% इसका 36 के बराबर। ये क्या आ गई मेरे पास, इनकम आ गई, इनकी इनकम का रेशियो आ गया। इनकम का रेशियो आ गया मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ऐड कर देता हूँ इन सबको, और मुझे टोटल इनकम भी पता है और मुझे बी की बतानी है, बस इतना सा क्वेश्चन रह गया। 35 + 40 75, 75 + 36 111, 111 टोटल, 111 टोटल इनकम हो गई मेरे हिसाब से रेशियो में। लेकिन 111 की वैल्यू क्वेश्चन में 444 गिवन है, 111 की वैल्यू 444 गिवन है। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं, 35x 45 40x 36x, पर वो हमें x मान के नहीं करना। x मान के इसलिए नहीं करना क्योंकि अननेसेसरीली वेरिएबल लाकर हम वेस्ट करते हैं अपना टाइम। तो वेरिएबल का यूज मिनिमम करा करो। इनटू में 4 करना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन में, और मुझे यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 160 मेरी किसकी आ गई, बी की इनकम आ गई 160। और मुझसे ए की पूछता तो मैं इसको 40 से कर देता, सी की पूछता तो मैं इसको 40 से कर देता, तो 4 से कर दो, सॉरी 4 से कर देता हूं। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने क्या करा है, इस पूरे पेपर में जो डीएक्सी का पेपर आता है उससे जस्ट एक लेवल ऊपर ही कर रहा है, ताकि आपको पेपर करने में बहुत आसान लगे, कुछ दिक्कत ना आए। आप ये अप्रोच सीखोगे तो आप कम टाइम में काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ये कंडीशन की हुई है, इसमें 2 कंडीशन ये बना है। राम सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इफ ही हैड बॉट इट एट 25% लेस, अगर उसने 25% कम में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट एट ₹60 लेस, और उस 60 रुपए कम में बेचा होता, देन ही वुड हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। आपसे कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता था, सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता था, इनिशियल भी पूछ सकता था, फाइनल भी पूछ सकता था। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के हिसाब से। राम सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। मैंने 100 मान लिया इसका सीपी, लेट सपोज मैंने इसका सीपी 100 मान लिया, तो आप बोलोगे सर इसका प्रॉफिट 15%, तो 115 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ठीक बात। अच्छा, इफ ही हैड बॉट एट 25% लेस, अगर 25% कम में खरीदा होता, तो आप बोलोगे सर 75 में खरीदा होता इसने, मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक बात है। एंड सोल्ड इट एट ₹60 लेस, अब 60 में इसमें से नहीं घटा सकता, सोल्ड इट एट 60 लेस, 60 में इसमें से क्यों नहीं घटा सकता, क्योंकि ये वैल्यू मैंने अपने हिसाब से मानी है, ये वैल्यू मैंने अपने हिसाब से मानी है। अगर मैं मान लो वैल्यू 500 मान लेता फॉर एग्जांपल सीपी को, तो इसका 15% अगर मैं इंक्रीज करता और इसमें से 60 घटाता तो कुछ और ही आता क्वेश्चन में आंसर, तो इसलिए मैं 60 इसमें से नहीं घटा सकता, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। अभी सोल्ड एट ₹60 लेस को भी स्किप कर दूं, अगली लाइन पे चलता हूं। देन यू वुड हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का प्रॉफिट मैं ये जरूर बता सकता हूं, इस पे 20% का प्रॉफिट कितना होगा। अगर 20% का प्रॉफिट मुझे इस पे निकालना है, 10% कितना है इसका 7.5, और 20% कितना हो जाएगा 15, तो 75 में अगर मैं 15 जोड़ दूं तो 90 हो जाएगा। 75 में 15 जोड़ दूं तो 90 हो जाएगा। अच्छा, कितना कम बेचा 25 मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है 60, क्वेश्चन के क्या बोला है 60 लेस, 60 लेस में तो एक की वैल्यू 60/25, और मुझे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 100 की वैल्यू इंटू 100 कर दूंगा मैं, 25 से जाएगा 4 बार, तो 240 मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 240 मेरा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा और तरीका समझ आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ विलेज ऑफ 64,000 परसेंटेज पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। इन अ विलेज ऑफ 64,000 persons, an election is conducted between two candidates X and Y।
दो कैंडिडेट एक्स और वाई के बीच में इलेक्शन होता है और 64,000 पर्सन है टोटल उस विलेज में, ठीक। एक्स won द इलेक्शन बाय 16,000 वोट्स, एक्स ने इलेक्शन जीत लिया 16,000 वोट से, एक्स ने इलेक्शन जीत लिया 16,000 वोट से। द नंबर ऑफ मेन हु गेव वोट्स टू वाई, जिन्होंने वाई को वोट दिया वो 64% है ऑफ द मेन हु गेव वोट्स टू एक्स, जो एक्स को वोट दिया उसका 64%। ये आगे चलते हैं अभी। एंड डिफरेंस बिटवीन देम इज 9,000, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन विलेज। वुमेन या मेन कुछ भी पूछ सकता था। अच्छा अब ध्यान देना इधर, एक बात है, 64 के अगर टोटल मेरे पास 64,000 टोटल पर्सन है और इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्स 16,000 वोट से जीता है। एक तो तरीका ये है कि एक्स 16,000 वोट से जीता है, एक्स माइनस वाई 16 के हो जाएगा और एक्स प्लस वाई तो है 64 के। यहाँ दो इक्वेशन सॉल्व करो और एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, वो मेरे पास एक्स और वाई के वोट्स आ जाएंगे। लेकिन एक तरीका आप ऐसे सीखो, ओरली करना है इसको। 64 के मुझे एक्स और वाई में बांटना है, जिसमें एक्स के पास 16 के ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, पहली 116 के दे देता हूँ, पहली 16 के दे देता हूँ। उसके बाद जो बाकी बच जाता है, बाकी कितना बच गया, 64 के में से 16 के गया, 48 के बच गया, और 48 के फिर वो आधा आधा बांट देता हूँ। ये इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बचपन में मम्मी वाला कॉन्सेप्ट। पहले मम्मी क्या करती थी, दो भाई होते थे, अगर मान लो मुझे 150 रुपए बांटने हैं, एक को 50 ज्यादा देने हैं, तो क्या करती थी मम्मी, पहली 50 उसको चुपके से दे देती थी और फिर क्या करती थी, दोनों में बराबर बराबर बांट देती थी। वही मैंने करा बस। 64 के में 16 के मैंने पहले दे दिए एक्स को, ये एक्स को मैंने पहले दे दी 16 के, और उसके बाद मैंने बच के कितना गया, 48 के बच गया, और वो दोनों में बराबर बराबर बांट दी। तो कहने का मतलब है एक्स को 40 के वोट्स मिले होंगे और वाई को 24 के वोट्स मिले होंगे। अच्छा आते हैं क्वेश्चन पे, एक्स को कितने मिले 40 के और वाई को कितने मिले 24 के। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं द नंबर ऑफ मेन हु गेव वोट्स टू वाई, जिन्होंने वाई को वोट दिए, मेन की बात हो रही है, जिन्होंने वाई को वोट दिए, इज 64% ऑफ मेन हु गेव वोट्स टू एक्स। एक्स को मान लो 100 ने दिए थे तो वाई को 64 ने दिए होंगे, इसी यही मतलब है इस लाइन का, एक्स को 100 ने दिए तो वाई को 64 ने। इनका मैं रेशियो देखूं तो 4 से जाएगा 16 बार, 4 से जाएगा 25 बार, ठीक है। और इनके बीच का डिफरेंस भी दिया हुआ है मुझे 9 के, इनके बीच का डिफरेंस 9,000 दिया हुआ है, इनके बीच का डिफरेंस 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 9 के दी हुई है, तो इस 25 की वैल्यू 25 के और इस 16 की वैल्यू 16 के। ये बात किसकी हो रही है, मेन की। 25 की वैल्यू 25 के, 16 की 16 के, मतलब x में 25 के मेन है, x में मेन कितने हैं 25 के, तो वुमेन कितने होंगी, बाकी घटा दो 15 के। अच्छा y की बात करूं, 16 के क्या है मेन है, और वुमेन कितनी होंगी 8 के, ठीक। क्वेश्चन में पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द विलेज, परसेंटेज ऑफ वुमेन, वुमेन कितनी है यहाँ 15 के, यहाँ वुमेन कितनी है 8 के, टोटल कितना हो गए 23 के, 23 के हो गए टोटल। और परसेंटेज पूछा है तो अपॉन में टोटल वैल्यू 64 के, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा इस यहाँ तक आने के बाद भी आप क्वेश्चन में ऑप्शंस का यूज करना सीखो। 23 के अपॉन 64 के है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑप्शन का यूज कैसे करके आप, मैं सीधा मुझे आंसर दिख रहा है इसका, ये सीधा मुझे आंसर दिख रहा है कैसे, 23 अपॉन, अगर मान लो 64 की जगह 69 होता, लेट सपोज 69 होता, तो ये 1/3 हो जाता, और 1/3 आपको पता है 33.33% होता है, तो डिनोमिनेटर 69 से कम है, डिनोमिनेटर कम का मतलब वैल्यू ज्यादा है, मतलब 33.33% से तो वैल्यू ज्यादा है, ये तो मुझे पता चल गया। तो ना तो ये हो सकता और ये तो बहुत ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, 33.33 से थोड़ा सा ज्यादा यही वैल्यू दिख रही है मुझे, और 40% तो मुझे डायरेक्ट होता तो पता ही चल जाता, ये तो है ही नहीं। तो आंसर मेरा क्या होगा 35.94%। यहां से मैंने कैलकुलेट नहीं करा डायरेक्ट, लेकिन मैंने सीधा आंसर बता दिया। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन जो भी हमने करा। अगर क्वेश्चन पेपर में मुश्किल क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही टाइप का आएगा। अगला क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनली। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस आपका ये कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओरिजिनल और न्यू, और ये स्पीड लिखनी है। A person running at 7/11 of his usual speed
7/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड से 7/11 मतलब स्पीड कम कर दी। रीच द प्लेस इन 22 आवर्स, 22 घंटे में पहुंचा। ठीक है। हाउ मच टाइम वुड ही सेव हैड ही रन हिज नॉर्मल स्पीड, कितना टाइम वो सेव कर लेता अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर भागता। अच्छा, 7/11 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड मतलब अगर शुरू की स्पीड में 11 मान लो फॉर एग्जांपल, तो अब स्पीड 7 नहीं हो जाएगी। 7/11 का मतलब यही है, पहले स्पीड 11 थी तो अब इसका 7/11 हो जाएगी। 7/11 11 से 11 कट जाएगा तो अब 7 हो जाएगी। ठीक। और अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस उतना ही चल रहा है वो, तो टाइम का रेशियो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा होगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 7/11 होगा। ठीक। अब इसने बोला है अब वो 22 घंटे में पहुंचता है, मतलब इस 11 की वैल्यू 22 है तो इस 7 की वैल्यू 14 हुई, इंटू 2। अच्छा, नॉर्मल स्पीड से जाता तो 14 घंटे लगते, अब स्पीड कम कर दी तो 22 घंटे लग रहे हैं। अगर नॉर्मल स्पीड से जाता तो क्वेश्चन ने पूछा कितने घंटे वो बचा लेता, मतलब 22 में से 14 गए, 8 आवर्स को सेव कर लेता। 8 आवर्स आंसर। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था, मैंने कुछ नहीं करा, बस स्पीड का रेशियो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करा और मुझे आंसर मिल गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन है और इसको करने का तरीका और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या क्वेश्चन है? इफ अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 years, if a sum of money becomes 3 times of itself in 8 years, in how much time it will become 243 times of itself at a certain rate of CI? If a sum of money becomes 3 times of itself, पहले मैंने मान लिया अपना sum of money 1 मान लिया फॉर एग्जांपल, मैंने ये 3 गुना हो जाता है 3 टाइम्स। कितने साल में? 8 years में। 8 years में 3 गुना हो जाता है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और पूछा क्या है? 243 टाइम्स कितने टाइम में होगा? CI पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है। अब इसको करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा पहले तो, उसके बाद उसका लॉजिक बताऊंगा। 1 से 3 गुना हो जाता है 8 साल में। आप बताओ 3 का भी फिर 3 गुना हो जाएगा 9, 8 साल और लगेंगे। फिर 9 का भी 3 गुना हो जाएगा 27, फिर 8 साल और लगेंगे। फिर 27 का भी 3 गुना हो जाएगा 81, फिर 8 साल और लगेंगे। फिर 81 का भी 3 गुना हो जाएगा 243, जो कि मुझे चाहिए था, और 8 साल और लगेंगे। और सबको मैं ऐड कर दूं तो 40 इयर्स मेरा टोटल टाइम आ जाएगा और यही आंसर है मेरा। ठीक। अब एक बार इसका लॉजिक समझ लो, लॉजिक समझने में कुछ नहीं है। देखो सीआई में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R/100 की पावर T। रेट मेरा कुछ भी हो, P1 + R/100 की पावर T, सीआई में ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अच्छा, मैंने प्रिंसिपल 1 माना हुआ है, वो 3 हो जाता है। रेट कुछ भी हो, कितने साल में? 8 इयर्स में। ठीक है। मुझे क्या बनाना है? 243 बनाना है। 3 को 243 बनाने के लिए आप बताओ मुझे पावर 5 करनी होगी कि नहीं? तो मैं इधर भी पावर 5 करूंगा कि नहीं? और पावर आपको पता है ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो 8 × 5 40 इयर्स, यहां से भी टाइम आ गया। ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिर्फ सीआई के केस में मैंने बताया था, सीआई के केस में। एसआई के केस में अलग हुआ, वो आगे हम क्वेश्चन में समझेंगे। एसआई का भी क्वेश्चन आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और अगर आपने ये एक बार प्रैक्टिस कर ली है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस करना ही मेन है, हम आपको सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं, प्रैक्टिस आप ही को करनी है। प्रैक्टिस अगर आप इन क्वेश्चंस पे कर लोगे, इन तरीकों पे आप कमांड कर लोगे, तो आपको पेपर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत कम टाइम में इजीली सॉल्व कर लोगे। और ज्यादा मुश्किल पेपर आता है नहीं डीएक्सी का, ये मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, अगला नंबर सिस्टम। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102, 102 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, इट लीव्स रिमाइंडर 87 रिमाइंडर बचता है। इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, उसी सेम नंबर को मैं 17 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? आंसर 2। क्या मैंने जादू किया? नहीं। अब देखो तरीका, एक बार तरीका देखो, शॉर्ट ट्रिक पहले, उसके बाद बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है। रिमाइंडर है 87 और 17 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? डायरेक्ट बता रहा हूं, 87 को आप 17 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। रिमाइंडर 2 आएगा। 17 5 85, रिमाइंडर 2। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, किसी नंबर को मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल n मान लेता हूं। ठीक है। n को मैंने 102 से डिवाइड करा, 102 से, तो रिमाइंडर कितना आया? 87 आया। रिमाइंडर 87 आया। ये मैंने x मान लिया, x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ठीक है। अब n क्या होगा? डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। 102x प्लस 87
यही होगा int। अब पूछ रहा है इस सेम नंबर को मैं 17 से डिवाइड कर दूं, 17 से डिवाइड कर दूं, अगर इस सेम नंबर को मैं 17 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या होगा? आप बताओ, इस पार्ट का तो रिमाइंडर 0 ही होगा, 102 तो पूरा कैंसिल आउट होता है 17 से, 17 6 जा। अब जो रिमाइंडर बच गया वो इसी पार्ट का तो होगा, 87/17 का, तो मैंने यहीं पर ये डायरेक्ट तो करा, तो रिमाइंडर आया। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। बेसिकली ये क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 2 3 4 5 6 9, ये नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, इनसे हम कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं विच आर इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में 24680 आता है, 246 चाहिए लास्ट में मुझे बस। रिपीटेशन अलाउड है, चार डिजिट का नंबर है, मैंने 4 बॉक्स बना लिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, फोर्थ बॉक्स में आप बताओ इवन नंबर मुझे बनाना है, तो मैं 2 4 या 6 के अलावा कुछ भी रख सकता हूँ? कुछ भी नहीं रख सकता, 2 4 या 6 रखना होगा। तो मतलब मैं 3 तरीके से इस प्लेस को मैं फिल कर सकता हूँ, 3 तरीके से प्लेस को फिल कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं 6 के 6 नंबर यहाँ रख सकता हूँ, और 6 के 6 यहाँ रख सकता हूँ, और 6 के 6 यहाँ रख सकता हूँ, कोई भी नंबर कहीं भी रख सकता हूँ मैं। तो मुझसे पूछा क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 into 6 into 6 मतलब 216, 216 into 3 648 मेरा आंसर। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं करा बस। 6 into 6 into 6 into 3, 6 3 कहाँ से आया, ये 2 4 और 6, बस तीन ही तरीके से मैं इस प्लेस को फिल कर सकता था, बाकी तीनों प्लेस को मैं कोई भी नंबर रखता था, रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि। ठीक है, तो आंसर 648। आइए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और उसके बाद अलजेब्रा का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 10% इज इंक्रीज बाय 2.5 kg। 10% का एवरेज वेट 2.5 kg से बढ़ जाता है। अगर एवरेज 2.5 kg से बढ़ जाता है 10% का, तो मैं अगर आपसे इसी लाइन में अगर ये पूछूं सम कितने से बढ़ेगा, तो आप बोलोगे 10 into 2.5, इतना मेरा सम बढ़ जाएगा। सम कितना हो गया, 25 kg मेरा सम बढ़ जाएगा। ये कब बढ़ा, देखते हैं क्वेश्चन में आगे कंडीशन। When one of them who weighs 52 kg, उन 10 में से ये कुछ पर्सन है, और ये 10वां पर्सन ये जो है, one of them who weighs 52 kg, बाकियों का वेट नहीं पता मुझे कितना है, इसका पता है 52 kg है, is replaced by a new man, इसको किसी नए आदमी से रिप्लेस करा। Find the weight of new man, new man का वेट पूछ रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर 25 kg वेट बढ़ा है तो इस नए मैन की वजह से ही बढ़ा होगा। 52 तो खुद लेकर आया ही होगा, 52 तो लेकर आया ही होगा, प्लस में 25 और लेकर आया होगा, प्लस 25 और लेकर आया होगा, तो मतलब इसका वेट कितना होगा, 77 kg होगा। 77 kg इसका आंसर हो गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं आप अलजेब्रा के क्वेश्चन पे। अलजेब्रा का क्वेश्चन देखो क्या है ये। इफ xy प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 19, yz प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 23, xz प्लस x प्लस z इज इक्वल टू 29, देन फाइंड x प्लस y प्लस z में से x प्लस y प्लस z पूछ रहा है। देखो अलजेब्रा के क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, वैल्यू पुटिंग करना सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन जब 3 इक्वेशन मुझे 3 वेरिएबल दी हुई हैं, वैल्यू पुट करना इसमें किसी महाभारत से कम नहीं है। तो वैल्यू पुट करने से अच्छा हम वैसे इसको सॉल्व कर देखते हैं। मुझे एक बात दिख रही है यहाँ से, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है xy प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 19, अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ और यहाँ भी एक जोड़ देता हूँ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ से 1 प्लस एक्स कॉमन लेकर और यहाँ से 1 प्लस वाई कॉमन लेकर मैं इसको 20 लिख सकता हूँ। 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 20 आ जाएगा। ये 1 प्लस एक्स, यहाँ से y कॉमन आएगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 20 आ जाएगा। अच्छा सेम प्रोसेस मैं इनमें कर दूं, इसमें और इसमें सेम प्रोसेस इन दोनों इक्वेशन में भी कर देता हूँ। एक एक मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी मैंने एक जोड़ दिया, और इधर भी इस इक्वेशन में भी एक जोड़ दिया। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई सिमिलरली, और ये 1 प्लस जेड 24 आ जाएगा। अच्छा उधर से 1 प्लस एक्स और 1 प्लस जेड 30 आ जाएगा। ठीक, ये 20, ये 24, ये 30। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूं तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड
और इन तीनों का होल स्क्वायर, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 2 144, 144 और 2 0, ठीक है। और 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड दोनों साइड में वो ले लूँ स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा 12 और 1 0 120 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लिया मैंने दोनों साइड। अब आप मुझे बताओ 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है 20 है, यहाँ से मुझे पता है 20 है। अगर इसकी वैल्यू 20 है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई की वैल्यू 20 है, तो इस 1 प्लस जेड की वैल्यू 6 होनी चाहिए कि नहीं? इसकी 20 है तो इसकी 6 होनी चाहिए। इसकी अगर 6 है तो जेड को 5 होना चाहिए कि नहीं? ऐसे ही मैं तीनों की वैल्यू बता सकता हूँ। अच्छा 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड 24 है, 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड 24 है, तो 1 प्लस एक्स जो बच गया ये 5 होना चाहिए कि नहीं? अगर ये 5 है तो x 4 होना चाहिए कि नहीं? ये 5 है तो x 4। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं 1 प्लस एक्स 1 प्लस जेड 30 है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस जेड ये 30 है, तो ये 1 प्लस वाई 4 होना चाहिए। 1 प्लस वाई अगर 4 होना चाहिए तो y 3 होना चाहिए, ठीक। x 4 y 3 z 5, मुझे बताना क्या x प्लस वाई प्लस जेड 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12, और 12 ही मेरा आंसर है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लो, मैंने कुछ नहीं करा, पहला स्टेप 1 ऐड करा दोनों साइड तीनों इक्वेशन में, उसके बाद मैंने कॉमन लेकर 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई की वैल्यू निकाली, उसके बाद मैंने तीनों को मल्टीप्लाई करा स्क्वायर रूट लिया, तो मुझे दो कंडीशन एक आ गई मेरे पास 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, और इस तीनों की वैल्यू मैंने यूज कर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली अपनी क्वेश्चन में। आप एक्स वाई जेड की वैल्यू सेटिस्फाई करके देख सकते हो, सारी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो चलिए आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री मेंसुरेशन 2D का 2 डायमेंशन। क्या क्वेश्चन है? इन अ रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो 1:4। इन अ रेगुलर पॉलीगन द एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का रेशियो 1:4 है। ये एक्सटीरियर एंगल लिख दिया मैंने, ये इंटीरियर एंगल लिख दिया, इनका रेशियो है 1:4। द नंबर ऑफ साइड्स पूछ रखा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा आप मुझे बताओ, कोई मैंने पॉलीगन मान लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये हेक्सागन मान लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये हेक्सागन मान लिया, ठीक है। ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों का सम कभी भी 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बनाते हैं, दोनों का सम 180 होगा। ये 1 + 4 टोटल हुआ 5, और इस 5 की वैल्यू 180 है, 5 की वैल्यू 180 है। हर फिगर में ये होगा, मतलब मुझे 36 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे इसको भी 36 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 36 आ गया एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर पूछो तो 144 आ गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है। ये 36 आ गया, 144 आ गया। अब इसको करने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जैसे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360, और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल मुझे बताना हो, एक एक्सटीरियर एंगल तो 360/n उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, तो 360/n एक्सटीरियर एंगल 36 आ गया, तो n कितना आ गया 10 आ गया। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई इसकी 10 हो गई, सी ऑप्शन आंसर। अच्छा इंटीरियर साइड से भी निकाल सकते थे आप, इंटीरियर साइड से कैसे निकालोगे? n-2 × 180, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अगर एक इंटीरियर एंगल का बताना है, ईच इंटीरियर एंगल, तो अपॉन n कर दो नंबर ऑफ साइड, और इसको बराबर कर दो आप 144 के, यहां से भी आप आंसर चेक कर सकते हो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन 12 hours हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल मेक राइट एंगल। 12 घंटे में हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल मेक राइट एंगल। अच्छा क्लॉक बनाओ पहले तो इसके लिए, ठीक है, ये क्लॉक बन गई, ठीक है। 12 से 1 की स्टार्ट कर लेता हूं मैं, 12 से स्टार्ट कर लेता हूं, ये 1 तक। 1 घंटे में मिनट हैंड और आवर हैंड 90 डिग्री कितनी बार बनाती है? एक बार तो ये 12 से जस्ट आगे मिनट आवर हैंड होगी, और ये 3 से जस्ट आगे मिनट हैंड होगी, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा एक बार। तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, निकाल सकते हैं, वो रिलेटिव स्पीड से आ जाएगा। 12 से थोड़ी सी आगे और मतलब 3 से थोड़ी सी आगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक बार तो ये हो गया। उसके बाद ये जब
1 के जस्ट पास जाएगा आवर एंड, और ये 10 से थोड़ा सा पहले होगा, 10 से थोड़ा सा पहले होगा ये, तब यहाँ पर एक 90 डिग्री बनेगा, तब यहाँ पर एक 90 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब है 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी में 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 24 बार, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। 12 घंटे में 24 बार बिल्कुल गलत आंसर। अच्छा, 1 से 2 और 2 से 3 यहाँ पर गलत क्यों है ये? 1 से 2 में तो फिर भी वही केस होगा, 2 बार 90 डिग्री बनेगा, पर 2 से 3 में क्या होगा? 2 से 3 में जब ये यहाँ पर होगी आवर एंड यहाँ पर होगी, तो मिनट हैंड का एंगल यहाँ 6 के थोड़ा सा, 5 के थोड़ा सा इधर बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री कहीं पर भी नहीं बनेगा, सीधा 3 पर आकर बनेगा, 3 पर आकर, और सबको पता है जब 3 बजते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनाती है मिनट हैंड और आवर हैंड, और 3 से 4 के बीच में भी एक ही बार बनेगा। तो कहने का मतलब है 2 से लेकर 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में टोटल 3 टाइम्स बनेगा 90 डिग्री का एंगल। एक बार तो 2 से 3 के बीच में मैंने बता दिया, एक बार पूरे 3 पर, और एक बार 3 से 4 के बीच में, ठीक है। 3 टाइम्स बनेगा 90 डिग्री का एंगल, और बाकी सब में 2-2 बार। और सेम केस यहाँ पर होगा 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में सेम केस होगा, ये 8 से 10 के बीच में 3 टाइम्स बनेगा। तो एक टाइम यहाँ कम हो गया और एक टाइम यहाँ कम हो गया, तो 24 में से 2 कम हो गए, मतलब 22 टाइम्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी 12 घंटे में क्लॉक, ठीक है। ये आगे चलते हैं अपने, नेक्स्ट चलते हैं हम 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन का मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन है, तो इनको जानने से पहले हम एलिगेशन अप्लाई करना सीखते हैं। पहले एलिगेशन कैसे अप्लाई करते हैं। एलिगेशन अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं, वो आप समझ जाओगे तो एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो इजीली। एलिगेशन अप्लाई करने में क्या है, एक मिडिल वैल्यू होती है, एक छोटी वैल्यू होती है, और एक बड़ी वैल्यू होती है। एग्जांपल लेता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने ले लिया ये 20 है, लेट्स सपोज ये 10 है, और ये इसके बीच की वैल्यू 18 है कोई, ठीक है। या बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ये मिडिल वैल्यू, और मिडिल एग्जैक्ट मिडिल नहीं, 10.1 भी हो सकता है, 19.9 भी हो सकता है, जरूरी है कि एग्जैक्ट हो। पहली कंडीशन समझ आई, ये मिडिल वैल्यू होनी चाहिए, ये छोटी ये बड़ी, और बड़ी छोटी एक्सचेंज भी हो सकती है। तो दूसरी कंडीशन, ये तीनों सेम टाइप होनी चाहिए, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये भी प्रॉफिट परसेंटेज, ये टाइम है, ये टाइम, तो ये भी टाइम, ये स्पीड है, ये स्पीड, तो ये भी स्पीड, ठीक है। दोनों कंडीशन समझ आ गई। पहली कंडीशन ये मिडिल में, दूसरी कंडीशन तीनों सेम टाइप। तो एलिगेशन हम अप्लाई कैसे करते हैं, 20 में से 18 गया 2, बड़े में से छोटा गया 18, में से 10 गया 8, तो 4:1 मेरा फाइनल रिक्वायर्ड रेशियो होती है। अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार एजेंसी हैज 108 कार्स, 108 कार्स हैं एक कार एजेंसी में। ही सोल्ड सम कार्स एट 9% प्रॉफिट, कुछ कार उसने बेची 9% प्रॉफिट पे, और बाकी बेची 36% प्रॉफिट पे। कुछ कार उसने बेची 9% प्रॉफिट पे, और बाकी बेची 36% प्रॉफिट पे। Thus he gained 17% on the sale of his all cars. Thus उसको 17% का गेन हुआ, 17% का उसको गेन हुआ। The number of cars sold at 36% प्रॉफिट, ये मुझसे पूछ रहा है 36% प्रॉफिट पे मैंने कितनी कार बेची, और टोटल मुझे 108 पता है। तो आप देखो, ये तीनों प्रॉफिट परसेंटेज है, तीनों सेम टाइप है जो मैंने वहां बताया। ये मिडिल में है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये भी मैंने कंडीशन बताई थी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो एलिगेशन अप्लाई कर दूं। एलिगेशन अप्लाई करने के लिए बड़े में से छोटा घटाना है, 36 में से 17 गया 19 आया, 17 में से 9 गया 8 आया, 19:8 आ गया मेरे पास इन क्लास का, 19:8 आ गया। टोटल मुझे पता है 108 है, टोटल मुझे पता है 108 कार्स हैं, ठीक है। तो 19 और 8 टोटल हुआ 27। अगेन वेरिएबल बिल्कुल यूज नहीं करना आपको, वेरिएबल से टाइम वेस्ट होता है बस हमारा, और कुछ नहीं। वेरिएबल एक स्पीड ब्रेकर की तरह। 27 को 108 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे कौन सी बतानी है, 36% वाली बतानी है। तो मैं इसको भी अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 32 कार्स। 32 कार्स मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको करेक्ट कर लो, मिस प्रिंटिंग हो गई 32, ठीक है। 32 मेरे पास आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एलिगेशन अप्लाई करना सीखते हैं। अ 320 लीटर मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन, 320 लीटर मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इज देयर, 320 लीटर है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 80 रुपीज पर लीटर, पेट्रोल का प्राइस है 80 रुपीज पर लीटर, एंड केरोसिन इज फ्रीली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल मतलब जीरो प्राइस। इफ प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 65 रुपीज पर लीटर, मिक्सचर का प्राइस 65 रुपए पर लीटर है,
तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन द मिक्सचर। केरोसिन भी पूछ सकता था और पेट्रोल भी पूछ सकता था कितना था। तो वही एडिशन अप्लाई करते हैं, ये पेट्रोल ये केरोसिन। पेट्रोल का प्राइस दिया हुआ है 80 रुपीज पर लीटर, केरोसिन दिया हुआ है फ्रीली अवेलेबल 0 रुपीज पर लीटर। ओवरऑल प्राइस कितना है 65 रुपीज पर लीटर। अब एलिगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, मिडिल वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू, ये मिडिल वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ठीक है। तीनों सेम टाइप, तीनों रुपीज पर लीटर में। मतलब मैं एलिगेशन अप्लाई करने के लिए बड़े में से छोटा करता हूं 65, बड़े में से छोटा घटाऊं 15। रेशियो देखो इनका मैं पेट्रोल और केरोसिन का, तो आप बोलोगे यहां लिख रहा हूं 13:3, 13:3 आएगा, 5 से कैंसिल आउट कर दिया मैंने। 13 और 3 टोटल 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने की है टोटल 320 लीटर मिक्सर की है 320 लीटर। तो मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको भी मैंने 20 से कर दिया और इसको भी 20 से कर दिया। क्वेश्चन में पूछा क्या था केरोसिन का, तो केरोसिन कितना आ गया 60 लीटर आ गया, ये बिल्कुल ऊपर ही दिख रहा है इसके जस्ट 60 लीटर मेरा आंसर हो गया। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको एलिगेशन की टेक्निक समझ आई होगी। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इस प्रोबेबिलिटी में। इसकी प्रोबेबिलिटी की अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन। 3 fair coins are tossed simultaneously. 3 fair coins are tossed simultaneously. 3 coins टॉस होते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं 8 2 का क्यूब, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर हेड्स देन द नंबर ऑफ टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, पहली बात तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा 3 कॉइन्स उछाले गए तो उसमें क्या क्या आ सकता है, पहले तो तीनों हेड, टोटल आउटकम्स लिखा हूं मैं यहां पर। पहले तो तीनों हेड, 2 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, तीनों टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, हो गई 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, ठीक है। ये तो हो गई टोटल आउटकम्स, कितनी है 8। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर हेड्स देन द नंबर ऑफ टेल्स। हेड से ज्यादा टेल्स हैं, मोर हेड्स देन नंबर ऑफ टेल्स, मतलब टेल से ज्यादा हेड है, टेल से ज्यादा हेड है। तो 1 2 3 4 4 केस ऐसे हैं बस जिनमें टेल से ज्यादा हेड्स है, 4 केस ऐसे हैं टेल से ज्यादा हेड्स है। तो 4 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कितना है 4 अपॉन टोटल कितनी है 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। आंसर इजी था। अगला, if a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years on simple interest. If a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years on simple interest. अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे करा था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट जुड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट में नहीं जुड़ता। तो सिंपल इंटरेस्ट को करने के लिए क्या टेक्निक रहेगी हमारी, देखिए। If a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंसिपल अपना 1 मान लिया, ये 8 गुना हो जाता है 3 साल में, 3 years में। And on SI, find in how much time it will be 64 times of itself. अपना 64 times कितने साल में होगा वो पूछ रहे हैं। अपना 64 टाइम्स होने के लिए इसको 64 होना पड़ेगा। अब उसमें तो हम डायरेक्ट कर देते थे 8 का 8 टाइम्स, लेकिन इसमें नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट नहीं जुड़ता। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें तो प्रिंसिपल फिक्स रहता है, मैंने एक अपना प्रिंसिपल माना हुआ है यहाँ पर, तो एक प्रिंसिपल तो अभी भी एक रहेगा, तो बाकी 7 कहां से मिलेगा, आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट से मिलेगा। एक तो प्रिंसिपल ही है, बाकी 7 सिंपल इंटरेस्ट से मिला होगा, रेट कुछ भी हो। अच्छा मुझे 64 अगर अमाउंट बनाना है अपना, तो प्रिंसिपल इसमें कितना होगा, अभी भी एक ही होगा, प्रिंसिपल तो फिक्स है सिंपल इंटरेस्ट में। तो मुझे 63 कहां से मिलेगा, आप बोलोगे सर एसआई चाहिए मुझे, तो 63 एसआई मिलना चाहिए। अच्छा 7 एसआई मिलता है 3 साल में, 7 एसआई मिलता है 3 साल में, तो 63 एसआई मतलब 9 टाइम्स, तो इसका भी 9 टाइम्स, तो 27 साल में मुझे 63 एसआई मिल जाएगा। 27 ईयर्स में, 27 ईयर्स में मुझे 63 एसआई मिल जाएगा। एसआई के केस में आपको ऐसे करना है, सीआई के केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स
और अप्रोच समझ आई होंगी। मुझे समझाने में हो सकता है आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए हो, लेकिन जब आप खुद इन पे कमांड कर लोगे, इन तरीकों पे प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप काफी जल्दी कर पाओगे क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरी टेक्निक्स और अप्रोचेस पसंद आई होंगी। अगर आप इन पर अच्छे से कमांड कर लेते हो, आप क्वेश्चंस को काफी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप छोटी सी मेहनत हमारे लिए करो। प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना हेल्प आप अपने दोस्तों की करोगे उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।